अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आपने सुना होगा पिछले दिनों एक खबर सामने आई कि मंसूर अली खान जो एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उनके सीनियर प्रोड्यूसर राव फैसल ने इस्तीफ़ा दे दिया। किन बुनियादों पे दिया और क्या वजूहात बनी, सब पे आज बात करेंगे। फैसल भाई वेलकम। थैंक यू। फैसल भाई, क्या वजह बनी, आप इतना लंबा अरसा काम किया आपने मंसूर अली खान के साथ और आपने इन दिनों आके इस्तीफ़ा दे दिया, इसकी क्या बुनियादी वजह? देखें सलमान, मैं कुछ आपको बता दूं बैकग्राउंड के। मैंने 2018 में जो इलेक्शन हुए थे उससे तकरीबन 4 माह पहले मैंने इनको ज्वाइन किया था टू द पॉइंट में। उससे पहले मैं नियो पे फवाद चौधरी साहब का प्रोग्राम खबर के पीछे उसका प्रोड्यूसर था मैं। तो मैंने उस वक्त इनको ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैं तकरीबन कुछ हुकूमत जब आई पीटीआई की तो उसके कोई 5 माह के बाद मैंने फर्स्ट टाइम इनको रिजाइन किया था। देन अगेन आई ज्वाइंड हिम 2020 के अक्टूबर में। फिर दोबारा मैंने इनको ज्वाइन किया था और इस दौरान जो पहली दफा मैंने इनको ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरा ये जो आइडिया था, ये जो स्क्रिप्ट था मेरे कप्तान, और इसको कंपाइल किया था मैंने। जब ये गवर्नमेंट आई तो हमने अपना एक कंटेंट, जो मेरी एक स्पेशलिटी थी कि मैं कंटेंट उस वक्त एज ए कंटेंट प्रोड्यूसर मैं इनके साथ काम कर रहा था, तो मैंने वो कंटेंट प्रोड्यूस किया और उसके बाद फिर वो बड़ा हिट हुआ। लेकिन मुझे जब ये आइडिया हुआ कि ये एक स्पेसिफिक मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये वाला कंटेंट, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया, इनके साथ रिजाइन कर दिया था। और आपको फिर उसके बाद कब ये फील होना शुरू हुआ कि मामलात जो हैं वो गड़बड़ होने शुरू हो गए हैं? क्या ऐसी कुछ ये मुझे स्पेसिफिक मुलाकातें होती थी जिसमें मंसूर को लाइन दी जाती थी? नहीं, देखें वो बाद में मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जो मैंने रिजाइन किया था पहले, तो वो मुझे रियलाइज हो गया था कि नाउ दिस कंटेंट इज एक्चुअली ऑन डिमांड। ठीक है, फिर मुझे उसके बाद जब मैंने रिजाइन कर दिया फिर मैं नियो में चला गया। और नियो के बाद मैं दोबारा जब इनके पास आया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ ये नहीं था कि मैंने अकेला एक्सप्रेस का प्रोग्राम करना है इनके साथ। मेरा बेसिकली इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये था कि मैं इनका यूट्यूब चैनल भी चलाऊंगा और साथ में इनका प्रोग्राम भी, उसको एज ए सीनियर प्रोड्यूसर मैं टीम लीड करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि जब मैंने दोबारा इनको ज्वाइन किया था तो इनके साथ मेरी पार्टनरशिप थी यूट्यूब में। तो इस तरह से मैंने इनको दोबारा ज्वाइन किया। अब ये जो मैंने रिजाइन किया ये इंटायरली मैंने एक ही बुनियाद पे किया है, वो ये कि मुझे इन चीजों का यकीन है और मैं बहुत ही वसूख से कह सकता हूँ कि मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पे इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने में अलाकार बना है। और उसमें तमाम ये जो एंकर्स हैं ये बिल्कुल वन साइडेड स्टोरी बता रहे हैं। अवामी जो मुजाहरे हो रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो उस पे मैंने एहतजाजन ये रिजाइन किया। ये ऑलराइट। अच्छा, मेरी वजह। फैसल भाई, कोई ऐसी बात जो आपको पता चली हो इनके बारे में कि ये अपनी खास लाइन जो जैसे इन्होंने ली हुई है एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ नून लीग, ये कहीं से लाइन लेते हैं? डेफिनेटली वो तो सबको पता है कि किसके माउथ पीस हैं, मरियम से एडवाइस लिया लिया करते हैं। आपने ये इसको विटनेस किया बतौर प्रोड्यूसर ऑफ देखिए हिज कोई प्रोग्राम? मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मैं इस प्रोग्राम का सीनियर प्रोड्यूसर था और मुझे ये पता है कि कंटेंट किस तरह से डिजाइन होता है और कंटेंट का सब्जेक्ट किस तरह से एंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगलिंग, ये तमाम चीजें जो है ये बगैर डायरेक्शन के नहीं होती। ये एट द 11th आवर आप एंकर जो है वो आके आपको कह देता है कि आपने ये चीज नहीं करनी, इसको प्रोग्राम को इस तरह से लेके चलना है। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मीडिया के अंदर ये वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कमजोर हैं, एंकर ताकतवर हैं। एंकर्स के साथ बेसिकली जो गठजोड़ है उस तमाम तबके का जो इस वक्त पार्टीज में, सियासी पार्टियों में मौजूद है। तो इस तरह से ये नैरेटिव सेटिंग होती है। ये कोई, इसको समझना कोई बहुत अजीब बात नहीं है। मैंने एक दफा नहीं बीसियों दफा इसको विटनेस किया है कि हाउ दे एक्चुअली कॉन्टेक्ट एंड हाउ दे एक्चुअली कंट्रोल द मीडिया नैरेटिव। कौन करता था नून लीग से? डायरेक्ट मरियम से राब्ता होता था या?
नहीं, एज सच मैं ये आपको ना मतलब स्पेसिफिकली नहीं मैं कह सकता, बट आपको मैंने ये बता दिया है कि ये एक मुकम्मल तौर पे जिसको कहें कि ऑर्गेनाइज्ड ये तमाम नेटवर्क है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक शख्स कोई राब्ता करता है या कोई बच्चे नहीं है। ये तो तमाम, वैसे बाय द वे ये तो लीक हो चुकी हैं तमाम की तमाम ऑडियोज, और अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह से मीडिया कंट्रोल किया करती थी मरियम नवाज, तो ये तो अब तक भी जारी है। अच्छा फैसल, इमरान खान के खिलाफ अगर मैं कोई बात करूं बतौर सहाफी तो हमें बहुत बैलेंस रहना पड़ता है। ऐसा क्या खान साहब ने इसके खिलाफ कर दिया जो कि मेरे कप्तान या जो मेरा एंकर है ये इतना ज्यादा पर्सनल हो गया खान के खिलाफ, और जिस तरह से वो बातें करता है डेफिनेटली आप देखते हैं कि कोई सहाफी तो ऐसे बात नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा ग्रज है जो आपसे डिस्कस किया हो कभी मंसूर ने? देखिए, ग्रज एक्चुअली कुछ नहीं होता, हर शख्स कोई ना कोई टारगेट पकड़ता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ तो अब कहने को आप भी कह सकते हैं कि यार मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पीछे कुछ मकासद होते हैं उस टारगेट करने के पीछे। टारगेट हर कोई करता है, आखिर कोई ना कोई नैरेटिव राइट और रॉन्ग आपको इख्तियार तो करना है, न्यूट्रल तो कोई हो नहीं सकता। तो बात ये है कि आप जो नैरेटिव पकड़ते हैं उसमें आपकी नीयत क्या है, आपका मकसद क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है। अब इसका मकसद जो था मंसूर अली खान का, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि, और है भी अभी भी मैं समझता हूं उनका यही मकसद है, इमरान खान को जो जो नौजवान फॉलो करते हैं उनकी नजर में एक जोक बना दिया जाए, इनकी तज़हीक की जाए, एक ऐसा काम, एक ऐसा, वो अगर एक तकरीर आती है इमरान खान की तो उसकी तकरीर पे बैठ के 10 पॉइंट नोट करके और अपना फॉलोअर्स बढ़ाना और सब्सक्राइबर्स बढ़ाना ये कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप मेन लीडिंग प्रोग्राम करते हैं तो ये तो बहुत आसान है। ट्रू। अच्छा फैसल, एक नॉट लीस्ट बट मैं एक कंक्लूजन की तरफ जाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ भी मंसूर अली खान के बहुत से कमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसकी क्या वजह नजर आती है? कोई सहाफी अपने मुल्क के इस तरह से खिलाफ हो सकता है? देखिए, अगर तो मुल्क और खुदमुख्तारी के हवाले से आप बात करते हैं तो इस वक्त मोस्ट ऑफ द मीडिया दे आर एक्चुअली आई मीन दे डोंट हैव दैट मच क्रेडिबिलिटी, लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई कि लोग अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं उसको लेते हुए मुल्क की इंटरेस्ट को तो कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो पर्सनल जो इंटरेस्ट है, एक छोटी सी आपकी जो ख्वाहिश होती है, एक छोटा सा इंटरेस्ट होता है, उसकी खातिर आप किसी भी ऐसी शख्सियत को जिसको फॉलो कर रही है अवाम, इस मासेज में उनका पैगाम जा रहा है, तो आप उसको पकड़ के टारगेट कर लें और उस टारगेट से आपकी नौकरी भी सिक्योर हो, उस टारगेट से आपको डॉलर मिल रहे हो यूट्यूब पे, तो आपको क्या बुरा लगेगा? मतलब ये लोग जो हैं इनके लिए मुल्क किसी तौर पे भी अहमियत नहीं रखता। उनको नौजवान, मेरे जैसा शख्स जो उनके साथ काम करता है, जब वो इस पे कोई कोई तनकीद करता है और अपना नुक्ता नजर पेश करता है तो उसको ये कह के चुप करवा दिया जाए कि आपका यूथिया जाग गया है, तो ये बहुत आसान है। ये अल्फाज आपको मंसूर अली खान ने बोले? एग्जैक्टली। तो ये इस तरह से अगर किसी को खामोश करवा दिया जाए तो आप कब तक खामोश करवाएंगे? कितने लोगों को खामोश करवाएंगे? आप क्या इस वक्त जो दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन तमाम प्रोटेस्ट को ये कह के आप सिर्फ नजरअंदाज कर दें कि ये पागल दिमाग है और इस पागल आदमी के पीछे ये लग के ये तमाम लोग बुरा भला कह रहे हैं लोगों को और ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत है? ये मेरा ख्याल में कोई अच्छा जवाब नहीं है। ये सहाफत की बदतरीन एग्जाम्पल है जिसके खिलाफ मैंने प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पे सलमान, मैं जाते जाते आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं। मैंने आपको जैसे बताया कि यूट्यूब का चैनल जो है वो मैंने इनके पास यूट्यूब का चैनल ऑलरेडी था। जब मैंने इनको दोबारा ज्वाइन किया तो इनके यूट्यूब के उस वक्त 2800 गालिबन या 3000 सब्सक्राइबर थे और वो उस पर ये वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहे थे। तो क्योंकि मेरी ये स्पेशलिटी थी, मैं जानता था कि किस तरह से नैरेटिव सेटिंग होती है, किस तरह से
ये तमाम YouTube के ऊपर आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें मेरे लिए मतलब मैं इसमें एक्सपर्ट था, तो मैंने इनको कहा कि आपका ये YouTube चैनल मैं आपके साथ रन करता हूं, तो मेरी पार्टनरशिप थी इनके साथ। इन्होंने 3 मंथ्स के बाद इन्होंने मुझसे ये कमिट किया हुआ था कि आप अगर ये करते हैं तो मैं 3 मिलियन तक इसमें इन्वेस्ट करूंगा। इन्होंने 3 मंथ्स के बाद ना सिर्फ मुझसे वो पार्टनरशिप छीन ली और मुझे वो बेदखल कर दिया उस YouTube चैनल से, और बल्कि मुझे मतलब वो 3 मिलियन का जो जो हमारा तय हुआ था, जो चीजें, वो तमाम की तमाम इन्होंने खत्म कर दी। और उसके बाद उन्होंने मुकम्मल तौर पे वो उसके ऊपर एक ही कंटेंट रखा, क्योंकि मैंने जो चीजें वहां पे डिजाइन की थी वो की थी कि हम इंटरनेशनल जो स्टोरीज हैं उनके ऊपर भी जाएंगे, पाकिस्तान का दिफा सिर्फ अपने ये पंजाब की सियासत तक महदूद नहीं रखेंगे या इमरान खान को टारगेट करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। तो मैं ये सोचता था कि हम इसमें हमारे पास स्कोप है, हम मिलियंस में सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे अगर हम न्यूट्रल होके हम अपनी वैल्यूज को रख के हम एक गैर जानिबदार सहाफत की तरफ जाएंगे। तो हमें कोई मसला नहीं है, हम 1 साल के अंदर अंदर 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर हासिल कर लेंगे और हमारी मासेस तक आवाज जाएगी। लेकिन इन्होंने 3 मंथ्स के बाद ही मुझे वहां से बेदखल कर दिया। मेरी वो तमाम जो मेहनत थी वो बिल्कुल जाया हो गई और मुझे उसका बहुत जबरदस्त किस्म का शौक लगा। आई वॉज इन स्ट्रेस। तो उसके बाद मतलब मैं खामोश इसलिए रहा कि मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था कि मैं एक्सप्रेस की जॉब जो है वो अब सिक्योर कर लूं। तो वो मैंने सिक्योर की, वहां पे मैं काम करता रहा। अब जाके मैं किसी सूरत भी नहीं कर सकता था काम, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो तमाम मीडिया है ये किसी तौर पे भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान बैरूनी जो शिकंजे हैं उनसे आजाद हो। ये किसी तौर पे, आप मुझे ये दिखाएं कि कश्मीर के ऊपर कितनों ने बात की, आप मुझे ये दिखाएं कि जो इंडिया में मुजालिम हो रहे हैं मुसलमानों पे, कितने सहाफी हैं जिन्होंने उसके ऊपर वीलॉग्स किए। मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के मसले पर कितने लोगों ने आवाज उठाई। पाकिस्तान को जो बाहर से जितने खतरात हैं, इन लोगों के जो एजेंडा सेटर्स हैं, दे आर सिटिंग आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप इसको जब गुत्थियां खोलना शुरू करेंगे तो इनके डांडे जो हैं वो मुल्क से बाहर जाके मिलते हैं, और वहां से पाकिस्तान के ये जो ओपिनियन मेकर्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के ये पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा सेटिंग करते हैं। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मैं हैरान हूं कि ये तमाम जो चीजें हैं, ये जो पाकिस्तान की मुख्तदर हलके हैं वो किस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं और कब तक बर्दाश्त करेंगे। अच्छा फैसल, ये जो कुछ सहाफियों के बारे में कहा गया था कि इन्होंने अमेरिका के जो एम्बेसडर है और कॉन्सुलेट जनरल है उससे मुलाकात की, उसमें मंसूर अली खान का नाम भी आ रहा है सामने, और उसके अलावा इनकी कुछ कमिटमेंट्स भी हुई थी शहबाज शरीफ साहब से। कुछ इस बारे में जरा आगाह कीजिएगा। देखिए, ये तमाम चीजें जो बाहर से आ रही हैं वो बिल्कुल, इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। जो शख्स बैठ के इमरान खान को टारगेट कर रहा है, जो शख्स बैठ के इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, उसकी मुलाकातें होना, उसकी राब्ते होना, ये कोई नई बात नहीं है। ये बहुत, मतलब देखें, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हुए हैं, आप 8 बजे का एक शो कर रहे हैं, तो आप को मिलना किसी से वो भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप अपनी मुलाकातों को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप कर क्या रहे हैं, आप कब तक चुप सकेंगे। आप देखें जरा, आप जाके इनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। उसकी वजह ये है कि वो जो ये बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो 1 लाख व्यूअर्स इनको डेली मिल जाते हैं, बस उनके लिए ये बोलते हैं। बाकी इनको मासेस का, मिलियंस का उनका कोई ख्याल नहीं है। ये उनके लिए हरगिज नहीं बोलेंगे। मुझे अगर मैं इनको सहाफी मानता, इनकी मैं कदर करता, अगर ये जब ये गवर्नमेंट आई तो ये शहबाज शरीफ के वो तमाम यूटर्न जो उन्होंने लिए, जो माजी में ये जो तमाम हरकतें करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ इन्होंने कितना कुछ बोला और फिर आज उनके साथ हाथ मिला लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कुछ नहीं कहा पीपल्स पार्टी को, आज उनके साथ हाथ मिला लिया। तो कहने को, करने को इतना कुछ था, अवाम को बताने को इतना कुछ था, जो कि ये नहीं कर रहे थे, और वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे। इसमें मतलब आप ये मुलाकातों को, इनको तमाम चीजों को, मतलब आप खुद ही देख लें। अगर एक हैरान होता हूँ, लोग समझते
कि ये मीडिया पे इन्होंने एक इंटरव्यू दिया अपना उर्दू पॉइंट में, कहा कि मेरे पास तो 1 to 5 एक मोटरसाइकिल। यार खुदा के लिए, आप मतलब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चला रहे हैं, आप इतना एंजॉय कर रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपके ट्रिप्स होते हैं नॉर्दर्न एरिया के, साल में 2-2 3-3 दफा फैमिली के साथ आप जाते हैं, आप इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और आप ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास 1 to 5 है। तो भाई 1 to 5 वाले जो सहाफी होते हैं वो ये काम नहीं करते जो आप करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे 1 घंटे का आपको प्रोग्राम मिला हुआ है, आप उसमें एजेंडा सेटिंग करते हैं। आप यूट्यूब पे जाते हैं अपना, वहां पे एक 2-2 3-3 वीडियोस एक दिन की डालते हैं और उसमें टारगेट सिवाय पीटीआई के और कुछ नहीं होता, उसमें टारगेट सिवाय इमरान खान के और कुछ नहीं होता। तो ये इन सारी चीजों को समझना कोई अजीब बात नहीं है मेरा ख्याल है। फैसल बहुत शुक्रिया, आपके वक्त था। नाज़रीन, ये था मेरा कप्तान, ये जो मेरे कप्तान के पीछे की कहानी, ये है सहाफत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।